सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रष्टी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, यह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। ये पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान की अमर कविता झांसी की रानी का अंश है। यह कविता भारत की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के अद्वितीय साहस, संघर्ष और बलिदान का वर्णन करती है। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास की सबसे बहादुर महिलाओं में से एक थीं। उनकी वीरता और साहस से न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया, बल्कि ये दिखाया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं हैं। उनकी वीरता का वर्णन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। दिन था 18 जून 1858 का और जगह थी ग्वालियर के पास कोटा की सराय। अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन रॉड्रिक ब्रिक्स पहला शख्स था जिसने रानी लक्ष्मीबाई को अपनी आंखों से लड़ाई के मैदान में लड़ते हुए देखा था। युद्ध में चंडी की तरह रण कौशल दिखा रही रानी लक्ष्मीबाई घोड़े की रस्सी अपने दांतों से दबाई हुई थी। वो दोनों हाथों से तलवार चला रही थी और एक साथ दोनों तरफ वार कर रही थी। उनसे पहले एक और अंग्रेज जॉन लैंग को रानी लक्ष्मीबाई को नज़दीक से देखने का मौका मिला, लेकिन लड़ाई के मैदान में नहीं बल्कि उनकी हवेली में। युद्ध की कहानी को यहाँ रोकते हुए आपको थोड़ा बताते हैं जॉन लैंग के बारे में। जब दामोदर के गोद लिए जाने को अंग्रेजों ने अवैध घोषित कर दिया तो रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का अपना महल छोड़ना पड़ा था। उन्होंने एक 3 मंजिल की साधारण सी हवेली रानी महल में जाकर के शरण ली थी। रानी ने वकील जॉन लैंग की सेवाएं ली, जिसने हाल ही में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक केस जीता था। लैंग का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और वो मेरठ में एक अखबार मुफ्त स्लाइड निकाला करते थे। लैंग अच्छी खासी फारसी और हिंदुस्तानी बोल लेते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन उन्हें पसंद नहीं करता था, इसलिए वो हमेशा उन्हें घेरने की कोशिश किया करते थे। जब लैंग पहली बार झांसी आए तो रानी ने उनको लेने के लिए घोड़े का एक रथ आगरा भेजा था। उनको झांसी लाने के लिए रानी ने अपने दीवान और एक अनुचर को आगरा रवाना किया। अनुचर के हाथ में बर्फ से भरी बाल्टी थी जिसमें पानी, बियर और चुनिंदा वाइन्स की बोतलें रखी हुई थी। पूरे रास्ते एक नौकर लैंग को पंखा करते हुए आया था। झांसी पहुंचने पर लैंग को 50 घुड़सवार एक पालकी में बैठा करके रानी महल लेकर के आए थे, जहां के बगीचे में रानी ने एक शामियाना लगवाया हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई शामियाने के एक कोने में एक पर्दे के पीछे बैठी हुई थी। तभी अचानक से रानी के दत्तक पुत्र दामोदर राव ने वो पर्दा हटा दिया। लैंग की नज़र रानी के ऊपर गई। बाद में रेनर जॉर्ज ने एक किताब लिखी, द रानी ऑफ झांसी रेबेल अगेंस्ट विल। किताब में रेनर जॉर्ज ने जॉन लैंग को कहते हुए बताया कि रानी मध्यम कद की तगड़ी महिला थी। अपनी युवावस्था में उनका चेहरा बहुत सुंदर रहा होगा, लेकिन अब भी उनके चेहरे का आकर्षण कम नहीं था। मुझे एक चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगी, उनका चेहरा ज़रूरत से ज़्यादा गोल था। हाँ, उनकी आंखें बहुत सुंदर थी और नाक भी काफ़ी नाजुक थी। उनका रंग बहुत गोरा नहीं था। उन्होंने एक भी जेवरात उस दिन नहीं पहन रखे थे सिवाय सोने की बालियों के। उन्होंने सफ़ेद मलमल की साड़ी पहन रखी थी जिसमें उनके शरीर का रेखांकन साफ दिखाई दे रहा था। जो चीज़ उनके व्यक्तित्व को थोड़ा बिगाड़ती थी वो थी उनकी फटी हुई आवाज़। अब बात करते हैं युद्ध की। बहरहाल कैप्टन रॉड्रिक ब्रिक्स ने तय किया कि वो खुद आगे जाकर के रानी पर वार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब जब वो ऐसा करना चाहते थे रानी के घुड़सवार उन्हें घेरकर उन पर हमला कर देते थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि वो उनका ध्यान भंग कर दें। कुछ लोगों को घायल करने और मारने के बाद रॉड्रिक ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और रानी की तरफ बढ़ चले थे। उसी समय अचानक रॉड्रिक के पीछे से जनरल रोज की अत्यंत निपुण ऊंट की टुकड़ी ने एंट्री ली। इस टुकड़ी को
रोज ने रिजर्व में रखा था। उसका इस्तेमाल वो जवाबी हमला करने के लिए करते थे और इसीलिए उसको रखा हुआ था। इस टुकड़ी के अचानक लड़ाई में कूदने से ब्रिटिश खेमे में फिर से जान आ गई थी। रानी इसे फौरन भांप भी गई। उनके सैनिक मैदान से भागे नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या कम होनी शुरू हो गई थी। उस लड़ाई में भाग ले रहे जॉन हेनरी सिल्वेस्टर ने अपनी किताब रिकलेक्शंस ऑफ द कैंपेन इन मालवा एंड सेंट्रल इंडिया में लिखा कि अचानक रानी जोर से चिल्लाई, मेरे पीछे आओ। 15 घुड़सवारों का एक जत्था उनके पीछे हो लिया। वो लड़ाई के मैदान से इतनी तेजी से हटी कि अंग्रेज सैनिकों को इसे समझ पाने में कुछ सेकंड लग गए। अचानक रॉड्रिक ने अपने साथियों से चिल्ला करके कहा कि दैट्स द रानी ऑफ झांसी, कैच हर। रानी और उनके साथियों ने भी 1 मील ही का सफर तय किया था कि कैप्टन ब्रिक्स के घुड़सवार उनके ठीक पीछे आ पहुंचे। जगह थी कोटा की सराय। लड़ाई नए सिरे से शुरू हुई। रानी के एक सैनिक के मुकाबले में औसतन 2 ब्रिटिश सैनिक लड़ रहे थे। अचानक रानी को अपने बाएं सीने में हल्का सा दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी सांप ने उन्हें काट लिया हो। एक अंग्रेज सैनिक ने, जिसे वो देख नहीं पाई थी, उनके सीने में बंदूक की संगीन घोंप दी थी। वो तेजी से मुड़ी और अपने ऊपर हमला करने वाले पर पूरी ताकत से तलवार लेकर के टूट पड़ी। रानी को लगी चोट बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन उसमें बहुत तेजी से खून निकल रहा था। अचानक घोड़े पर दौड़ते दौड़ते उनके सामने एक छोटा सा पानी का नाला आ गया। उन्होंने सोचा वो घोड़े की एक छलांग लगाएगी और घोड़ा नाले के पार हो जाएगा, तब उनको कोई भी नहीं पकड़ सकेगा। उन्होंने घोड़े में एंड लगाई, लेकिन वो घोड़ा छलांग लगाने के बजाय इतनी तेजी से रुका कि वो करीब करीब उसकी गर्दन के ऊपर तक लटक गई। रानी ने फिर घोड़े को पैर से फिर से एंड लगाई, लेकिन घोड़े ने 1 इंच भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तभी उन्हें लगा कि उनकी कमर में बाईं तरफ किसी ने बहुत तेजी से वार किया है। उनको राइफल की एक गोली लगी थी। रानी के बाएं हाथ की तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। उन्होंने उस हाथ से अपनी कमर से निकलने वाले खून को दबाकर रोकने की कोशिश की। एंटोनिया फ्रेजर अपनी पुस्तक द वॉरियर क्वीन में लिखती हैं कि तब तक एक अंग्रेज रानी के घोड़े की बगल में पहुंच चुका था। उसने रानी पर वार करने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाई। रानी ने भी उसका वार रोकने के लिए दाहिने हाथ में पकड़ी अपनी तलवार ऊपर की। उस अंग्रेज की तलवार उनके सिर पर इतनी तेजी से लगी कि उनका माथा फट गया और वो उसमें से निकलने वाले खून से लगभग अंधी हो गई। तब भी रानी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अंग्रेज सैनिक पर जवाबी वार किया, लेकिन वो सिर्फ उसके कंधे को ही घायल कर पाई और इसके बाद रानी जो है घोड़े से नीचे गिर गई। तभी उनके एक सैनिक ने अपने घोड़े से कूदकर उन्हें अपने हाथों में उठा लिया और पास के एक मंदिर में ले जाया गया। रानी तब तक जीवित थी। मंदिर के पुजारी ने उनके सूखे हुए होठों को एक बोतल में रखा गंगा जल लगाकर तर किया। रानी बहुत बुरी हालत में थी। धीरे धीरे वो अपने होश खो रही थी। उधर मंदिर के अहाते के बाहर लगातार फायरिंग चल रही थी। अंतिम सैनिक को मारने के बाद अंग्रेज सैनिक समझे कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है। तभी रॉड्रिक ने जोर से चिल्लाकर कहा कि वो लोग मंदिर के अंदर गए हैं, उन पर हमला करो और रानी अभी भी जिंदा है। उधर पुजारियों ने रानी के लिए अंतिम प्रार्थना करनी शुरू कर दी। रानी की एक आंख अंग्रेज सैनिक की कटार से लगी चोट के कारण बंद थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी दूसरी आंख खोली। उन्हें सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था और उनके मुंह से रुक रुक करके शब्द निकल रहे थे कि दामोदर, मैं उसे तुम्हारी देख रेख में छोड़ती हूँ। उसे छावनी में ले जाओ, दौड़ो, उसे ले जाओ। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने गले से मोतियों का हार निकालने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और फिर बेहोश हो गई। मंदिर के पुजारी ने उनके गले से हार उतारकर उनके एक अंगरक्षक के हाथ में रख दिया। इसे रखो दामोदर के लिए। रानी की सांसें तेजी से चलने लगीं। उनकी चोट से खून निकलकर उनके फेफड़ों में घुस रहा था। धीरे धीरे वो डूबने लगीं। अचानक जैसे उनमें फिर से जान आ गई हो और वो बोली कि अंग्रेज़ों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। ये कहते ही उनका सिर एक ओर लुढ़क गया। उनकी सांसों में
एक और झटका आया और फिर सब कुछ शांत हो गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण त्याग दिए। वहां मौजूद रानी के अंगरक्षकों ने आनन फानन में कुछ लकड़ियां जमा की और उन पर रानी के पार्थिव शरीर को रख करके आग लगा दी। उनके चारों तरफ राइफलों की गोलियों की आवाज बढ़ती चली जा रही थी। मंदिर की दीवार के बाहर अब तक सैकड़ों ब्रिटिश सैनिक पहुंच गए थे। मंदिर के अंदर से सिर्फ 3 राइफलें अंग्रेजों पर गोलियां बरसा रही थीं। उनमें एक राइफल शांत हुई, फिर दूसरी और फिर तीसरी राइफल भी शांत हो गई। जब अंग्रेज मंदिर के अंदर घुसे तो वहां से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सब कुछ शांत था। सबसे पहले रॉड्रिक ब्रिक्स अंदर घुसे। वहां रानी के सैनिक और पुजारियों के कई दर्जन रक्त रंजित शव पड़े हुए। एक भी आदमी जीवित नहीं बचा था। उन्हें सिर्फ एक शव की तलाश थी। तभी उनकी नज़र एक चिता पर पड़ी जिसकी लपटें अब धीमी पड़ रही थीं। उन्होंने अपने बूटों से उसे बुझाने की कोशिश की। तभी उसे मानव शरीर के जले हुए अवशेष दिखाई दिए। रानी की हड्डियां करीब करीब राख बन चुकी थीं। इस लड़ाई में लड़ रहे कैप्टन क्लेमेंट वॉकर हनीज ने बाद में रानी के अंतिम क्षणों का वर्णन करते हुए लिखा था कि हमारा विरोध खत्म हो चुका था। सिर्फ कुछ सैनिकों से घिरी और हथियारों से लैस एक महिला अपने सैनिकों में को जान फूंकने की कोशिश कर रही थी। बार बार वो इशारों और तेज आवाज़ से हार रहे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास करती थी, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं पड़ रहा था। कुछ ही मिनटों में हमने उस महिला पर काबू पा लिया। हमारे एक सैनिक की कटार का तेज वार उसके सिर पर पड़ा और सब कुछ समाप्त हो गया। बाद में पता चला कि वो महिला और कोई नहीं बल्कि स्वयं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी के बेटे दामोदर को लड़ाई के दौरान मैदान से सुरक्षित ले जाया गया। इरा मुखर्जी अपनी किताब हीरोइंस में लिखती हैं कि दामोदर ने 2 साल बाद 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। समर्पण से पहले दामोदर राव को लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ा था। वे जंगलों में कई दिनों तक भूखे जान बचाने के लिए भटकते रहे। समर्पण के बाद दामोदर राव को अंग्रेजों ने पेंशन भी दी थी और 58 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। जब वो मरे तो वो पूरी तरह से कंगाल थे। उनके वंशज अभी भी इंदौर में रहते हैं और अपने आप को झांसी वाले कहते हैं। रानी की मौत के साथ ही विद्रोहियों का साहस टूट गया और ग्वालियर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। नाना साहब वहां से भी बच निकले, लेकिन तात्या टोपे के साथ उनके अभिन्न मित्र नवाड़ के राजा ने गद्दारी की। तात्या टोपे पकड़े गए और उन्हें ग्वालियर के पास शिवपुरी में ले जाकर के एक पेड़ से फांसी पर लटका दिया गया।